Hello, dear students. Welcome to you our YouTube channel Smart Brain. आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में आप सब लोग जैसे कि नॉर्मली जानते हो कि पेट्रोलियम जो है कई तरह का, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सब चीज़ें हम डेली रूटीन लाइफ में फ्यूल के रूप में यूज़ में करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में कुछ आपको थोड़ा आइडिया है, तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते कि वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर ओवर बेसिक नीड्स। हम हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, डेली लाइफ की जो नीड्स होती हैं, उनके लिए जो बहुत से कई तरह के मटेरियल्स हैं उनका यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो उनमें से कुछ क्या है हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, मतलब नेचुरली प्राप्त होते हैं, एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और कुछ जो है ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं। जैसे कि ह्यूमन एफर्ट से प्लास्टिक है या सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जो हमने पीछे क्लासों में पढ़ा है, पिछली क्लासों में और पिछले चैप्टर में हमने इन चीज़ों के बारे में देखा। तो ये इस तरह से कुछ नेचुरल होती हैं और कुछ आर्टिफिशियल होती हैं या ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनी हुई चीज़ें होती हैं। एक्टिविटी ये है 5.1, उसमें है मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। अपनी जो डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ में लेते हैं हम, उनको इस टेबल के अंदर फिल करना है कि जो है नेचुरल कौन सी है, साथ में मैन मेड कौन सी है। तो इस तरह से जैसे कि नेचुरल में क्या होता है, अपने गैस है कई तरह की, एयर है, वाटर है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं नेचुरली हमें मिलती हैं। और मैन मेड क्या होती है, जैसे कि कई तरह के हम प्लास्टिक्स है या और सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक तो इस तरह, या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऐसे कुछ तरह जो चीज़ें होती हैं वो मैन मेड होती हैं। तो इनको अब क्या है इस लिस्ट में बनाना है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। तो क्या इस लिस्ट में आपने इंक्लूड किया है एयर, वाटर, ऑयल, सॉइल एंड मिनरल्स को। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से, यानी प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। बूजो कह रहा है कि कैन वी यूज़ ऑल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, कि हम हमारे क्या हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फॉर एवर यूज कर सकते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सोयल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और जो जैसे कि क्या एयर, वाटर और सोयल जो है मानव ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उनके द्वारा एग्जॉस्टेड हो सकती है। एग्जॉस्टेड का मतलब जो ख़त्म हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है क्या। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। इज़ वाटर ए लिमिटेड रिसोर्सेज। आपने जैसे क्लास 7th में पढ़ा है कि वाटर जो है, इस वाटर के बारे में क्लास 7th में पढ़ा है, और क्या वाटर लिमिटेड रिसोर्सेज है। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 काइंड्स। नेचर में जैसे लाइटली, मतलब दो जो जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम मोटे तौर पे 2 काइंड्स में डिवाइड करेंगे, यानी 2 भागों में बांट के देखेंगे। वो कौन कौन से हैं, एक तो हैं इनएग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज और सेकंड है एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, और एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जो लिमिटेड है, जो ख़त्म हो सकते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities, for example sunlight and air। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड है नेचर में और जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, उनको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि सनलाइट और एयर। अब सेकंड जो है एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज जो
लिमिटेड हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये नेचर में जो है लिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्टेड होते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं, इनको यूज़ में लिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एट्सेट्रा। तो ये जो हैं जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल से, पेट्रोलियम से है और नेचुरल गैस, ये सभी जो है एग्जॉस्टेड नेचुरल रिसोर्सेज यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो इनको हमें सोच समझ के यूज में लेना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी 5.2, इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी आपको ग्रुप में करनी है। टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स लेने हैं, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ीज़। तो आप उनमें क्या करना है, उसको फिल करना है किससे, पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम और टॉफ़ीज़ से। डिवाइड स्टूडेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 7 ईच, और जो प्रत्येक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसमें सबको 7 यानी 7 डिवाइड करनी है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स, और फिर उसके बाद में जो भी आपने ग्रुप बनाया उस ग्रुप्स को भी, प्रत्येक ग्रुप को क्या है 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कंटेनिंग 1 to 4 एंड 4 स्टूडेंट्स। जैसे कि जो 3 ग्रुप डिवाइड करना है उसमें क्या करना है, एक में 1, 2, एक में 2 और तीसरे में 4 स्टूडेंट्स को रखना है। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली, और उनको क्या लेबल करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन लेबल करना है। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, ये जो सब ग्रुप्स बनाए हमने 3, ये क्या हैं, कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता, जो उपभोग कर रहे हैं इनका रिसोर्सेज का। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, ग्रोइंग है। फर्स्ट जो ए, जो हमने 3 जो ग्रुप बनाए ना, सब ग्रुप बनाए, उनमें ए जो है पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, और सेकंड है जो, एंड थर्ड जो है जनरेशन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं। पुट 1 फुल कंटेनर्स फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, और एक कंटेनर जो है फुल कंटेनर टेबल के ऊपर रखना है ईच ग्रुप के लिए। Ask consumers of the first generation from each group to consume eatable from the containers of their groups। अब उन जो ग्रुप्स हैं उनको पूछना है, जैसे फर्स्ट जनरेशन को पूछना है, आस्क कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप्स, यानी फर्स्ट जनरेशन से ईच ग्रुप को पूछना है कि आप जो ये ईटेबल जो भी उसमें कंटेनर है उसकी उनके ग्रुप से। नाउ आस्क द सेकंड ग्रुप, फिर आपको क्या करना है, सेकंड ग्रुप से ऐसे ही पूछना है इसके बारे में, फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू सेम, और इस तरह से जो है सभी ग्रुप्स के साथ करना है। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन ईच कंटेनर्स, और आपको केयरफुली वॉच करना है कि जो कंटेनर्स हैं उनमें ईटेबल जो थिंग्स है उसके बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में कितने अवेलेबल हैं। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, अगर आप सोचते हो कि उसमें कुछ लेफ्ट है, बचा हुआ है, आस्क थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन से पूछना है। अगर बचेगा तभी पूछोगे ना, नहीं बचेगा तो क्या पूछोगे आप कि, तो थर्ड जनरेशन से उसके लिए पूछना है खाने के लिए। फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, यानी ये कंज्यूम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, खाने के लिए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन, और जो अब क्या करना है, फाइनली ऑब्जर्व करना है जो थर्ड जनरेशन है उसके लिए, गोट द ईटेबल और नॉट, ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। आपको थर्ड जनरेशन से पूछना है ईटेबल है या नहीं है, और ऑब्जर्व करना है कि वो अभी कुछ बचे या कि नहीं बचे कंटेनर में, या पूरा ख़त्म हो गया है। Assume that the eatables in the containers represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum or natural gas. Each group may have different consumption patterns. तो जो है मतलब कंजप्शन है इनका
वो क्या डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, अलग अलग ग्रुप में। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, तो क्या जो अर्ली जनरेशन थी, मतलब जैसे फर्स्ट जनरेशन थी या जो सेकंड जनरेशन थी, तो वो क्या अर्ली जनरेशन जो है क्या ग्रीडी थी। ग्रीडी मतलब लालची, या मतलब उन्होंने ज़्यादा कंज्यूम किया या ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ लिया, तो क्या वो ग्रीडी थे या लालची थे जो। इट मे बी दैट द अर्लीस्ट जनरेशन इज सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, तो जो अर्ली जनरेशन थी वो उनके ग्रुप जो थे वो कंसर्न थे इसके बारे में कि आगे जो जनरेशन आएंगी उनके लिए भी हमें कुछ बचा के रखना है, नहीं तो वो क्या यूज मिलेंगे। तो वो जो फर्स्ट अर्लियर जनरेशन थी वो क्या थी, कंसर्न थी इसके बारे में कि हमें पूरे को ख़त्म नहीं करना है, कुछ बचा के भी रखना है ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए वो इसको यूज में ले सकें। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर में हम जो हैं जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उनके बारे में पढ़ेंगे। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉसिल्स, और ये जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, जो डेड रिमेन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इसको क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन। जो चीज़ें सड़ गल काफ़ी टाइम पहले, मतलब जो पृथ्वी के अंदर दब के मर गई या सड़ गल गई है ना, उनको बोलते हैं जीवाश्म। तो ये जो जीवाश्म है इससे ही पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्माण होता है, वो उससे जो प्रोड्यूस होते हैं। अब जो है हम कोल के बारे में देखेंगे कि जैसे पेट्रोलियम, कोल, ये सब चीज़ें हैं, तो कोल के बारे में देखेंगे। तो यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, इट इज़ एन हार्ड एंड एज स्टोन एंड इट इज़ ब्लैक इन कलर। तो जैसे कि कोल के बारे में आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसा इस डायग्राम में 5.1 में दिखाया गया। तो ये कैसा होता है, हार्ड होता है और स्टोन की तरह हार्ड होता है, और उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। तो ये कोल होता है, यानी कोयला होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, और जो कोल है वो फूड को बनाने में यानी खाना बनाने में भी यूज होता है फ्यूल के रूप में। अर्लियर इट वाज यूज इन रेलवे इंजिन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, और पहले शुरू में जो रेलवे के इंजन हैं वो भी क्या कोल से ही चलते थे, जब इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते थे तो उसमें स्टीम प्रोड्यूस होती थी और उससे ट्रेन जो है चलती थी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में ये यूज में होते हैं। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, और जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी कोल का यूज होता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की स्टोरी क्या है। अब पहली क्या करेगा, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। पहली कह रही है कि हम इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे इसको इस फॉर्म में मिलते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़। तो लगभग 300 मिलियन साल पहले जो अर्थ थी वो क्या थी कि डेंस फॉरेस्ट थे, मतलब काफ़ी सारे जंगल थे, और ये सब क्या है लो लिविंग जो वेटलैंड एरिया था उसमें थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ, लाइक जैसे फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सोइल। तो जैसे फ्लडिंग हुई तो उसमें ये जो फॉरेस्ट है वो क्या है नीचे सोइल के अंदर यानी ज़मीन में नीचे दब गए। एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और उनके ऊपर क्या हुआ सोइल जो है और उसके ऊपर डिपॉजिटेड होती गई और वो नीचे दबते गए। दे वर कंप्रेस्ड, और वे क्या हो गए कंप्रेस्ड हो गए, मतलब नीचे दबने से क्या कंप्रेस हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंड डीपर एंड डीपर, और टेम्परेचर जो है बढ़ता गया, क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे कोई भी चीज़ मिट्टी में होगी तो वो उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता गया जैसे जैसे वो नीचे दबते गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और जैसे कि नीचे दबे थे तो हाई प्रेशर और जो
हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या हुआ, ये धीरे स्लोली कन्वर्ट हो गया किस में, कोल में। एज कोल कंटेंट्स mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetations into coal is called carbonization। तो ये जो क्या है कि ये कोल जो है मेनली किससे बना होता है, कार्बन से। और ये जो स्लोली प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड और वेजिटेशंस इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और जो कोल है उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। एक कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2। एक कोल की माइन जो है इसमें फिगर में जो 5.2 है इसमें दिखाया गया है। देखो एक कोल माइन है जहाँ से कोयला निकाला जा रहा है, यानी खदान है जिसमें से कोयला निकाला जा रहा है। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको हीट किया जाता है एयर में तो कोल क्या होता है कि बर्न होता है, नहीं हवा में जब इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये बर्न होता है, और बर्न होता है तो ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकालेगा, क्योंकि ये किससे बना है, कार्बन से। और एयर के अंदर किसको ये यूज़ में लेता है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन और कार्बन जब रिएक्शन करती है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Coal is processed in industries to get some useful products such as coke, coal, coal tar and coal gas। इसको क्या है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद में कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस, ये बनाए जाते हैं। अब जो है कोक के बारे में हम देखेंगे। इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये कैसा होता है, टफ होता है, मतलब हार्ड होता है, पोरस होता है, नहीं छिद्रित होता है, और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन का क्या है, प्योर फॉर्म है। यानी कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। ये स्टील इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग है उसमें यूज में होता है, और बहुत से जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्शन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोल तार, इट इज़ ए ब्लैक थिन लिक्विड। ये कैसा होता है, ब्लैक होता है और थिक लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। और इसकी स्मेल जो है अनप्लीजेंट होती है, यानी कि ये गाढ़ा सा लिक्विड होता है और ब्लैक होता है, और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। जैसे कोल तार के बारे में आप देखते हो कि जो रोड जो बनती है वो किससे बनती है, कोल तार से। यानी डामर जिसको बोलते हैं, कोल तार उसी को बोलते हैं, नहीं डामर को, जिससे रोड बनाई जाती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, ये मिक्सर होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है, लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। ये कितने सब्सटेंसेस का, लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा। तो इस जो प्रोडक्ट्स है, जो कोल तार है, उससे कई तरह के प्रोडक्ट्स का ऑब्टेन किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। और इनको क्या है, कई तरह के जो मटेरियल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी सब्सटेंस के रूप में इस एवरीडे लाइफ में उनमें भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में, सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोसिव्स में, परफ्यूम, प्लास्टिक, फोटोग्राफी की पेंट, नेचुरल, इस तरह के बहुत सारे इनमें इसको यूज़ होता है। इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स यूज्ड to refill moths and other insects are also obtained from coal tar। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं उनमें यूज़ होता है रिपेल मोथ्स और अदर जो इंसेक्ट्स जो है वो इससे ही कोल तार से प्राप्त किए जाते। दीज एंड डेज बिटुमिनस ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स। तो इन आजकल जो अभी क्या है, पहले बिटुमिनस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो थे, जो आजकल क्या है बिटुमिनस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो कोल तार की जगह में इसमें रोड बनाने में
यूज होने लगे हैं। पहले क्या कोल तार से बनती थी, अभी बिटुमिनस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है। कोल गैस, कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, इट इज़ यूज्ड। ये किससे? कोल गैस जो है जो कोल की प्रोसेसिंग होती है कोक से कोल बनाने की, उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। और इसका जो यूज है वो फ्यूल के रूप में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। जो नियर कोल इंडस्ट्रीज़ जहाँ कोल प्रोसेस होता है उसके प्लांट्स के आसपास में जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी यूज में आती है। इधर जो है कोल वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। लंदन में जो है स्ट्रीट लाइटिंग के रूप में भी कोल का यूज़ किया गया था, जो 1810 में। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820 के आसपास न्यूयॉर्क में इसका स्ट्रीट लाइट के लिए यूज़ में किया गया था। नाउ डेज इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। फिर उसका जो बाद में यूज जो है हीट के रूप में किया जाने लगा है, लाइट के बजाय। जो हीट प्रोड्यूस करके मतलब फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज़ में इससे कई चीज़ों को गलाने में या बनाने में, या जैसे स्टीम के रूप में ट्रेन्स में, रेल का इंजन चलाने में, इनमें यूज़ होने लग गया इसका। अब जो है पेट्रोलियम, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। तो इसका जो यूज़ है, आप जानते हो कि पेट्रोल जो है फ्यूल के रूप में यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, कार्स, इन सब में ये यूज होता है। हेवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स हैं, ये किससे चलते हैं? डीजल से। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पेट्रोल और डीजल, इनको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम बोलते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आप जानते हो कि पेट्रोलियम किस तरह से बनाया जाता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग इन द सीज। जो सी है, समुद्र है, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे पेट्रोलियम बनता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो ये कैसे बनता है पेट्रोलियम? जो समुद्र में ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडीज है वो नीचे समुद्र में दब जाती है और उसके ऊपर सैंड की, मिट्टी की या क्ले की लेयर्स आ जाती है, बहुत सारी लेयर, धीरे धीरे बहुत से मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये टाइम लगता है। एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जो बहुत से मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसमें। और जब एयर की एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर नीचे रहता है, जब मिट्टी में दबी हुई रहती हैं तो, और ये क्या होता है कि हाई प्रेशर्स की वजह से डेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कई सालों तक ऐसा रहने से क्या पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो 5.4 फिगर है उसमें आप जैसे देखोगे कि इसमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिपोजिशन किस तरह से हो रहा है। तो इसमें देखो ये सी है और उसमें नीचे देखो ये सबसे नीचे क्या, रिजर्व्स ऑफ रॉक्स, और उसके ऊपर क्या, वाटर है, ये ऑयल है, गैस है ना, इम्पीरियस रॉक्स है। तो इस तरह से अलग अलग ये फॉर्मेशन है और ये इस तरह से नीचे जो है पाए जाते हैं अपनी पृथ्वी में, अर्थ के अंदर जो नीचे है इस तरह से पाए जाते हैं ये। तो जैसे कि आपने फिगर 5.4 में देखा है कि इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज़ अबोव दैट ऑफ वाटर। तो जो पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस जो हैं तो वाटर के ऊपर रहती है। वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों होता है? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। तो आप जैसे रिकॉल कीजिए, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था कि जो ऑयल होता है और गैस होती है वो क्या होती है, वाटर से लाइटर होती है, यानी हल्की होती हैं और वो उसमें मिक्स नहीं होती हैं। जैसे आपने ऑयल को
पानी के अंदर, वाटर के अंदर उसको डिजोल्व किया था, मिक्स किया था, तो वो क्या हो रहा था, वो मिक्स नहीं हो रहा था, उसकी एक ऊपर लेयर आ रही थी, यानी ऊपर आ जाता था सारा। तो इसी तरह से ये क्या, लाइट होने की वजह से उसमें मिक्स नहीं होते हैं और ऊपर आ जाते हैं वाटर के ऊपर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया। तो ये जो इसका जो है सबसे पहले जो इसका जो ऑयल का जो कुआं है, वेल है, वो ड्रिल किया गया था कहाँ, पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया जो यूएसए में है, उसमें 1859 में किया गया था सबसे पहले तेल का कुआं वहाँ पे खोदा गया था। 8 years लेटर इन 1867, और उसके 8 साल बाद में 1867 में ऑयल वाज स्टक्ड 8 माकुम इन असम, और उसके बाद में जो इंडिया में असम है उसके अंदर माकुम है, तो वहाँ पे भी देखा गया। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो इंडिया के अंदर जो ऑयल है वो कहाँ कहाँ पाया गया है, असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड जो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर है उनके बेसिन में। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है, उसका मतलब रिफाइन किस तरह से होता है, वो जब अर्थ के अंदर से जब निकाल लिया जाता है उसको, तो उसके बाद में उसकी रिफाइनिंग होती है, उसको अलग अलग सब्सटेंसेज में डिवाइड किया जाता है। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडोर। तो ये क्या होता है कि डार्क ऑयली लिक्विड होता है और ये अनप्लीजेंट होता है, मतलब अलग अजीब सा है, दिखता है, लगता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट्स, ऑयल्स, पैराफिन फैक्स एट्सेट्रा। तो ये जो पेट्रोलियम निकाला जाता है ये क्या है, कई तरह के सब्सटेंसेज से मिलके बना होता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट्स, ऑयल है, पैराफिन है, वैक्स है, इन सब से मिलके बना होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और जो इसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है इन सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको, जो फंक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग। तो इस तरह से जो इनको प्रोसेस करके अलग अलग किया जाता है सब चीज़ों को, सब्सटेंसेस को, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में रिफाइनिंग की जाती है। और रिफाइनिंग मतलब अलग अलग सब्सटेंसेस को अलग अलग उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, निकाला जाता है उसमें से, तो इसको रिफाइनिंग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरी है जिसमें कि इसका रिफाइनिंग होती है यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं वो उससे यूजफुल सब्सटेंसेज जो हैं इस पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त किए जाते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, और इनको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्किलिक एब्स्ट्रैक्ट। फाइबर्स के जिस बारे में आपने पढ़ा था, फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स, सॉरी आर्टिफिशियल जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं उनमें जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, आर्किलिक एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सब जो हैं डिटर्जेंट हैं, ये किससे से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उससे। ऐसे ही पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक्स, और जो पॉलीथीन और मैनमेड प्लास्टिक्स होते हैं वो भी पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं से किए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, और जो हाइड्रोजन गैस है वो भी इससे यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो हाइड्रोजन गैस है उसका यूज किस में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में। जैसे फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, जैसे कि यूरिया है या और NPK जिनको बोलते हैं, तो उसके मेनली यूरिया के प्रोडक्शन में जो है इसका यूज किया जाता है, किसका, नेचुरल गैस का जो है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो इसका जो है कमर्शियल यूज है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है, और इसलिए इसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, यानी काला सोना। क्योंकि सोना जो है बहुत ही कीमती मेटल है, तो इसलिए जैसे वो कीमती है ऐसे ही पेट्रोलियम्स भी कीमती है। आपको पता है पेट्रोल, डीजल ये कितने
महंगे मिलते हैं और कितने इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में, क्योंकि डेली लाइफ में इनका काफ़ी यूज है। अब हम देख रहे हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ए ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, यानी जीवाश्म फ्यूल ईंधन है, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्ट जो है पाइप्स के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे या एक सिटी से अनदर सिटी में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। जो नेचुरल गैस होती है उसको क्या किया जाता है? हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर किया जाता है, क्योंकि गैस होती है तो गैसीय फॉर्म में होती है, लेकिन इसको जब हाई प्रेशर से इसको कंप्रेस करके रखा जाता है तो क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। और इसको जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है इसको बोलते हैं सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हुआ? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका सीएनजी का फुल फॉर्म याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये क्या है कि कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सीएनजी क्या होती है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, और सीएनजी का किस में यूज होता है? पावर जनरेशन में। इट इज़ नाउ बीइंग यूज एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। और इसका जो अब क्या है, व्हीकल्स में भी यूज़ में होने लग गया, फ्यूल के रूप में पेट्रोल डीजल की जगह इसका यूज़ होने लग गया, क्योंकि ये क्या होती है, उनसे कम पोल्यूटिंग होती है, यानी पोल्यूशन कम फैलाती है पेट्रोल डीजल के बेनिस्बत। इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल। इसको क्या बोलते हैं? क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं, यानी साफ स्वच्छ ईंधन भी बोलते हैं, साफ ईंधन या स्वच्छ ईंधन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कम पोल्यूशन फैलाता है इसलिए। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन। और इसको सीएनजी जो है, इसका ग्रेट एडवांटेज इसका यही है कि इसको डायरेक्ट यूज़ में लिया जाता है, यानी बर्निंग जो है इसकी डायरेक्ट होती है इसमें, जैसे होम्स में या फैक्ट्रीज में इसको डायरेक्ट यूज़ में लिया जाता है और इसकी पाइप्स के थ्रू सप्लाई की जाती है डायरेक्टली, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो इसका जो है पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है वो मेनली क्या, गुजरात के जो वडोदरा है वहाँ पर है, और कुछ पार्ट्स में जैसे दिल्ली और अदर प्लेसेस पे भी इसके जो पाइपलाइंस की नेटवर्क डला हुआ है, जिससे कि इसकी गैस की सप्लाई होती है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसका नेचुरल गैस का जो है स्टार्टिंग मटेरियल्स में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का, उसमें भी यूज़ होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। और इंडिया क्या है, इसमें वास्ट रिजर्व यानी काफ़ी रिजर्व है नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये नेचुरल गैस जो है इंडिया में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो कृष्णा गोदावरी रिवर है उनके डेल्टा में ये पाया जाता है। बूझो पहले से पूछ रहा है कि कैन कोलतार पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। कि ये पूछ रहा है कि क्या कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उनको हम लेबोरेटरी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो पहली क्या कह रही है कि नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो ये कह रहे हैं कि इनकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, यानी बनने की जो पेट्रोलियम गैस और इनकी बनने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, और ये स्लो है, और साथ में इसको जो है इस वजह से या कई तरह की वो कंडीशंस होती हैं, इस वजह से इसको लेबोरेटरी में हम नहीं बना पाते हैं। 5.4 सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इसमें कह रहा है कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं। यू हैव स्टडी इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एट्सेट्रा। तो आपने जैसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ एग्जॉस्टिबल हैं और कुछ इनएग्जॉस्टिबल हैं। तो एग्जॉस्टिबल फ्यूल्स जो हैं वो मतलब ख़त्म हो सकते हैं उनको अगर ज़्यादा यूज में लेंगे। तो ऐसे जो सोर्स हैं उनमें है फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट और मिनरल्स।
ये जो हैं एग्जॉस्टिबल हैं, क्योंकि ये असीमित नहीं है, एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि आप जानते हो कि कोल और पेट्रोलियम जो हैं फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन है। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। और ये भी इनको जो है बनने के लिए क्या होता है कि मिलियन, इनको जैसे फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद बन पाते हैं, ऐसे नहीं कि इतना इंस्टेंटली बन जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट एट मोस्ट ए फ्यू हंड्रेड ईयर्स। मोरेवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज ए मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो है इनके जो फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग से यानी जलाने से क्या होता है कि एयर पोल्यूशन काफ़ी मात्रा में होता है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसका जो यूज है उससे क्या ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इन फ्यूल्स का हम जब बहुत ज़रूरी हो तभी यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इज़ बेटर एनवायरनमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होगा कि हम अगर इसको जब ज़रूरत होगी काफ़ी तभी इनको यूज़ करेंगे अगर, तो इससे इसका रिजल्ट क्या होगा कि एक तो एनवायरनमेंट अपना बेटर होगा, साथ में ग्लोबल वार्मिंग की जो रिस्क है वो भी कम होगी, और ये काफ़ी लॉन्गर टाइम तक अवेलेबल भी रहेंगे ताकि नेक्स्ट आगे की जो जनरेशन आएंगी उनके भी ये यूज हो सके। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइसेस पीपल्स हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो जो PCRA जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, वो लोगों को इसके बारे में एडवाइस करती है कि पेट्रोल डीजल को किस तरह से आप ड्राइविंग के दौरान बचा सकती हैं। तो उनके कुछ टिप्स जो हैं वो हैं ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि जब भी आप ड्राइव करें तो कांस्टेंट स्पीड पे या मॉडरेट स्पीड पे ड्राइवर करें जितना पॉसिबल हो सके। ऐसे नहीं कि कभी उसको गाड़ी को तेज़ दौड़ा रहे हो, कभी स्लो कर रहे हो, कभी फिर तेज़ दौड़ा रहे हो, तो ऐसे नहीं, मतलब कांस्टेंट लगातार एक ही स्पीड से चलाएं जितना अगर संभव हो सके। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। और जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं तो वहाँ पे या कुछ स्थानों पे जहाँ पे आप मान लो किसी का वेट कर रहे हो, तो ऐसे जगह पे क्या करना चाहिए, उसको इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि वो फ्यूल बच सके। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड, और जो टायर होते हैं उनका प्रेशर भी एंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टायर्स का जो प्रेशर हो तो कम हो। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, और व्हीकल्स है उसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी एंश्योर करनी चाहिए जिससे कि जो पेट्रोल है वो कम वो यूज में आए उसके या कम ख़राब हो, तो इसलिए ये सब चीज़ें एंश्योर करनी चाहिए। तो ये चैप्टर जो हम ना पेट्रोलियम्स के बारे में, इनके बारे में आपने देखा पेट्रोल, तो आई थिंक आपके अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें कुछ सजेशन या और कुछ चाहते हो कि कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो या कुछ और कोई चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही या एक्सप्लेनेशन करने में कुछ सही नहीं लग रहा हो, तो आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं, तो कमेंट भी कर सकते हैं इसके लिए। या आपको लग रहा है कि मैं हिंदी में ज़्यादा बोल रहा हूँ या थोड़ा आपको इंग्लिश चाहिए तो उसको हम थोड़ा इंग्लिश के साथ बोलें, या लगता है कि आपको ये सही है कि बेटर इंग्लिश हिंदी में हम एक्सप्लेनेशन सही चल रहा है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो वो इंग्लिश के बजाय हिंदी में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर हम समझ लेंगे तो एग्ज़ाम्स में लिख भी देंगे और वो हमें याद भी रहेगा हमेशा के लिए। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू।